डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स कंप्लीट करा दिया था। आज हमें कराना है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जैसा कि आप जानते हैं, प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और सिस्टम। उनमें ना तो स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ना तो ऑर्गन होते हैं ना ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को इजीली सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा या ऑस्मोसिस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। आपको पता है कि रेस्पिरेशन में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर वेपर निकालेंगे। और ये किस टाइम होगा प्लांट्स में? जनरली डे टाइम बोलेंगे। क्यों डे टाइम? क्या डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में, जबकि रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो यूटिलाइज नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स के नीचे रात में सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग दैट नाइट। डार्क रिएक्शन पढ़ा होगा, लाइट रिएक्शन। और इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है प्रोड्यूस होता है वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स, वो निकाला जाएगा, रिमूव किया जाएगा। ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होगी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं कि प्लांट्स सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मौजूदगी में अपना फूड क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज जब बनता है तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? उसका निकलता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया? प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान डे टाइम में, जैसा कि हम अभी प्रीवियसली बता चुके हैं, प्लांट सेल्फ यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो गैसियस एक्सचेंज विच टेक्स प्लेस इन प्लांट्स बाय द हेल्प ऑफ, अगर लीव्स में देखें तो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और अगर स्टेम को देखें तो लेंटिसेल्स बताया था हमने, लेंटिसेल्स के थ्रू ये प्रोसेस होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो प्लांट जो होते हैं वो एक्सेस वाटर को ट्रांसपीरेशन के थ्रू निकाल देते हैं, जिससे कि उन्हें एक्सेस अमाउंट से छुटकारा मिल जाता है। हमने बताया क्या? गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं, ट्रांसपीरेशन। क्या होना चाहिए? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखिए, हम जो बोल रहे हैं उस पर भी देखिए कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें हमने एक चीज और बताई थी। बहुत सारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं उनको सेलुलर वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। किसके अंदर किया जाएगा? इन द सेलुलर वैक्यूल्स, ध्यान रखना है। और प्लांट इसके अलावा स्टोर करते हैं कुछ बेस्ड प्रोडक्ट को अपने बॉडी पार्ट्स में, जैसे लीव्स के अंदर रख सकते हैं, बार्क के अंदर रख सकते हैं, एंड फ्रूट्स के अंदर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो टेनिन्स हो जाएगा, जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, लेटेक्स हैं, गम्स हैं, रेजिन्स है, एटसेट्रा, इनको स्टोर किया जाता है। कहाँ किया जाएगा? या तो लीव्स में किया जाएगा, या बार्क में किया जाएगा, या फ्रूट्स में किया जाएगा। इसके अलावा जो प्लांट होते हैं वो स्टोर सॉलिड या तथा जो लिक्विड बेस्ड होंगे उनको भी बाहर निकालेंगे, बॉडी से बाहर रिमूव करेंगे। वो कैसे होता है कि आपने देखा होगा, जो लीव्स होती हैं वो गिरती हैं नीचे, फ्रूट्स गिरते हैं, तो उनके थ्रू जो होंगे इस तरीके से वो इन जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उससे गेट रिड ऑफ हो जाएंगे। एक्वेटिक प्लांट्स जो होंगे वो मोस्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक बेस्ड। यहाँ मेटाबॉलिक बताया मैंने, मेटाबॉलिक का मतलब होगा, मेटाबॉलिज्म को हमने बताया था ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल और बॉडी। मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो मेटाबॉलिक बेस्ड कब बनेंगे? जब या तो
एनाबॉलिज्म हो, एनाबॉलिक रिएक्शन हो, मींस कुछ सिंथेसिस हो, या फिर क्या हो, दूसरी चीज एक हो सकती है कि डिस्ट्रक्शन हो, कि मतलब अगर जैसे कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, ये कोई जो मैक्रोमोलिक्यूल होगा, बड़ा मॉलिक्यूल होगा, वो क्या होगा, छोटे में मतलब उसका डिग्रेडेशन होगा। तो एक्वेटिक जो प्लांट्स होंगे उनमें मोस्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे वो डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू सराउंडिंग वाटर जो है उसमें ये क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे या रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, इनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका क्या हो जाता है, वो रिमूव कर दिए जाते हैं। एक बात और बता दें कि जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन है, जिसमें 50 MCQs रखे जाएंगे। सिलेबस की बात बच्चे पूछ रहे थे, तो सिलेबस की बात हम क्लियर कर दें कि हमने पूरा सिलेबस बायो का करवा दिया है, लाइफ प्रोसेस से लेकर के आवर एनवायरनमेंट तक। तो उसी से सिंपल से क्वेश्चन रखेंगे, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, बट अगर जिन्होंने पढ़ा होगा थॉरोली वो अच्छे से कर पाएंगे। तो एक तो हमने लाइफ प्रोसेस करवा दिया है, लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन से लेकर के कहाँ तक, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमने प्लांट्स में भी बताया था हमने, जाइलम फ्लोएम के थ्रू बताया था। एनिमल्स में हमने हार्ट की स्ट्रक्चर बताई थी, हार्ट जो पंपिंग ऑर्गन होता है उसके थ्रू कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें ब्लड बताया था, आर्टेरियोल्स, आर्टरीज और वेन्स एटसेट्रा सब हमने बता दिया था, ये कर लेना है। इसके अलावा आपको पता है कि जो सेकंड चैप्टर है विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो डिलीटेड है, उसमें को नहीं पढ़ना है आपको। तो सेकंड चैप्टर जो बायोलॉजी का है वो नहीं पढ़ना आपको। अगर वैसे देखें हम एनसीईआरटी में अगर चैप्टर नंबर की बात करें तो लाइफ प्रोसेस 6 चैप्टर नंबर है वो आपको पढ़ना है। 8 चैप्टर नंबर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वो हम पढ़ा चुके हैं। उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने प्लांट्स में बताया था, फ्लावरिंग प्लांट्स में, साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स में भी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था। तो एक चैप्टर जो चैप्टर नंबर 8 है वो क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये कर लेना। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, हेरिडिटी। हेरिडिटी थोड़ा सा अभी हम बता रहे हैं। हेरिडिटी का मतलब है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। जो कैरेक्टर्स हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स, जो अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं, फादर मदर, उनके कैरेक्टर्स या अपने एंसेस्टर्स के कैरेक्टर, हमारे पूर्वजों के कैरेक्टर्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं और ऐसे कैरेक्टर इनहेरिटेबल कैरेक्टर कहते हैं। और इसकी स्टडी को क्या कहेंगे हम, हेरिडिटी। तो हमने आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस बता दिया था कि मेंडल ने 3 लॉज दिए थे। एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों बता दिए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने बताया था कि अगर कोई टॉल प्लांट है, प्योर टॉल प्लांट है, जैसे कि यहाँ देखो ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, इस क्रॉस बाय स्मॉल टी, व्हाट विल हैपन, होगा ये इसका जो देखो इसे पी जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी जनरेशन। और पी जनरेशन से जो पहली बनेगी जनरेशन उसको हम F1 जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। तो ये जो है ये प्योर टॉल है, ये प्लांट जो है कैसे है, प्योर टॉल है, और ये प्योर डॉफ है, इसको लिख देंगे हम डॉल। ठीक है। अब रिजल्टेंट क्या बना, रिजल्टेंट बना टॉल। क्या बना, टॉल। बट ये कैसा है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब है इसमें एक किसका है, टॉल का, एक ड्वार्फ का है, लेकिन टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट है ओवर डॉर्फनेस, जिसकी वजह से फर्स्ट F1 मतलब F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट होंगे वो टॉल होंगे, बट दे रिमेन हाइब्रिड। वो कैसे होंगे, वो हाइब्रिड होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। तो ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात हो गई। अब बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। ठीक है। ये जो है दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दूसरा जो होगा, ये फर्स्ट हो गया
सेकंड देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन से है, कैसे है? सेपरेशन से। सेपरेशन का मतलब है अभी ये जो मिक्स हो गए हैं वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ को एक नाम और देते हैं, बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। यहाँ देख रहे थे ये गैमीट्स कैपिटल टी, ये एलील है, ये भी कैपिटल स्मॉल टी। तो लास्ट जब हम इनका F2 जनरेशन में देखेंगे तो ये क्या होगा? फिर से ये मिल जाएंगे, तो क्या है? इसको कहेंगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो कैसे होगा? जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये एप्पल वाला ले रहे हैं, इनका आपस में हम सेल्फिंग करवा रहे हैं। देखो इसको हमने चेकर बोर्ड में दिखा दिया, ये पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड बोलते हैं। तो एक कैपिटल टी हमने यहाँ लिख लिया, एक स्मॉल टी यहाँ लिख लिया, ये वाला कैपिटल टी यहाँ लिख लिया, एक स्मॉल टी यहाँ लिख लिया। अगर ये फीमेल है तो दिस इज द मेल, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि दोनों का आपस में फ्यूजन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन में देखो क्या बनता है? कैपिटल टी ये बन गया, ठीक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, ये स्मॉल टी बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो तो ये इसको रिजेंबल कर रहा है, ये देखो तो इसको रिजेंबल कर रहा है, इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कह रहे हैं, कहेंगे। अब देखो इसमें रेशियोज देखो कौन कौन से निकलेंगे। एक तो हम बोल रहे हैं फिनोटाइपिक रेशियो। क्या बोल रहे हैं? फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो में देखें तो अगर इनको देखें कैरेक्टर वाइज देखें तो ये टॉल, ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है। अगर हम कैरेक्टर की फॉर्म में देखें, फिजिकल अपीयरेंस की फॉर्म में देखें तो तीन कैसे हैं? टॉल हैं। तो क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा 3:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3:1। अब हम इनका जीनो देखें, जीनोटाइपिक रेशियो। क्या? जीनोटाइपिक रेशियो। देखो जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकलेगा? जीनोटाइपिक रेशियो के लिए करेंगे क्या कि एक केवल यही है, प्योर टॉल कितना है? 1, हाइब्रिड टॉल कितने हैं? 2, और प्योर ड्वार्फ कितना है? तो रेशियो क्या हो गया? 1:2:1। समझ में आ गया? ऐसे ही आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ लेंगे, उसमें है क्या? इसमें अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब हम कोई एक कंट्रास्ट कैरेक्टर को ध्यान में रख के कंसीडर करके क्रॉस कराते। क्यों? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं हाइट ऑफ स्टेम ही देख रहे हैं और कोई कैरेक्टर नहीं देख रहे हैं, तो 1 है, तो ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए है, जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके लिए होगा? वो होगा नहीं, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।